हम लोग बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर समझ रहे थे। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और डीएनए स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग, वाटसन और क्रिक जो थे उन्होंने अपना मॉडल बनाया था, वाटसन क्रिक मॉडल जिसको कहा जाता है। और वाटसन और क्रिक को डीएनए के इस मॉडल को बनाने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग कल आपको बता दिया था कि वाटसन और क्रिक के मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, घुमावदार है। ठीक है, इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर की तरह से होते हैं, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं। ये इस तरीके से ये पैरेलल देखा, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है बराबर होती है। तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और वो यूँ करके यूँ देख रहे हैं आप, यूँ घूमते चले जाते हैं। जिस तरीके से जो घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है पकड़ने वाली, उसको आप देखेंगे तो ऊपर जाएंगे तो वो एक दूसरे से कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। देख रहे हैं आप, इस तरीके से वो मुड़ती चली जाती हैं, घूमती चली जाती है। सेम इसी तरीके से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से बराबर मतलब पैरेलल डिस्टेंस दोनों के बीच की रहती है और वो दोनों यूँ घूमते हुए यूँ चले जाते हैं, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। आपको कल मैंने एंटी पैरेलल कंडीशन के बारे में बता दिया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें से एक स्ट्रैंड 3 to 5 एंड वाला होता है, एक स्ट्रैंड 3 to 5 एंड होता है, दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 एंड, 5 to 3 एंड बोलते हैं, 5 to 3 एंड। और इसको 3 to 5 और 5 to 3 क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। 3 to 5 एंड का मतलब क्या है कि 3 to 5 एंड में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो न्यूक्लियोटाइड में पहला ये तीसरा कार्बन फ्री है, पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा वाला कार्बन फ्री है 3 to 5 में, और जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है स्ट्रैंड उसका 5वां कार्बन फ्री है। जो 5 to 3 एंड है उसमें यहाँ पर 5 to 3 एंड 5 एंड 5वां कार्बन फ्री है और यहाँ पर लास्ट में तीसरा कार्बन फ्री है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। हमने ये भी बताया था कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं हमेशा, वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग, और यही मॉडल एक्सेप्टेड था। और इसमें हमने कहा था कि एक टर्न होता है, यानी कि एक चक्कर को हम लोग कैसे गिनते हैं? एक चक्कर को हम लोग ऐसे गिनते हैं जैसे कि ये वाला उभार देख रहे हैं आप लोग, ये उभार यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बात को समझे ना, ये उभार और ये उभार यहाँ तक एक चक्कर माना जाता है, 1 टर्न माना जाता है। 1 टर्न यानी कि एक चक्कर, पूरा एक राउंड, 1 टर्न यानी कि 360 डिग्री। 1 टर्न का मतलब होता है 360 डिग्री। आपको पता है दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, पैरेलल हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहती है चाहे जितना भी घूम जाएंगे। और इनके बीच में ये क्या है? नाइट्रोजन बेसेस हैं। ये क्या है? इसके बीच में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि वाटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में और क्या बताया। ठीक है, इसको लिखेंगे। अभी हमने ये समझा था कि 1 टर्न किसको बोलते हैं। या तो हम ये वाला उभार देख लें, उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट यहाँ से शुरू हुआ है, ये गया ये यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न हो गया। ठीक है ना, ये वाला उभार। तो और अगर हम ये वाला मान लेते हैं कि ये वाला, तो आप मान लीजिए कि ये वाला उभार से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये गया यहाँ, ये इसको मान लेते हैं। अगर इस वाले को मान लेते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक, और अगर इस वाले को मान लेते हैं जैसे कि ये तो कम हो रहा है, अगर इस वाले को मान लेते हैं तो ये यहाँ से ये गया और फिर आगे तक, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ पर एक बार, यानी 360 डिग्री को कंप्लीट करना चाहिए। एक चक्कर का मतलब ये होता है, एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना। उभरा हुआ जो है वहाँ से लेकर दूसरा उभरा हुआ पार्ट जो है वहाँ तक। ठीक है, अब वाटसन और क्रिक ने क्या कहा था ये हम लोग समझ लेते हैं। ये तो बता दिया था आपको कि वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। वाटसन और क्रिक ने क्या कहा? वाटसन और क्रिक ने कहा कि 1 टर्न डीएनए का जो 1 टर्न होता है
उसकी जो डिस्टेंस होती है, वन टर्न की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, एक टर्न की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये कहा। दूसरी चीज़, वाटसन और क्रिक ने ये कहा कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी यानी कि ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अब आप ये ना सोचें कि यहाँ पर आके ये फोल्ड हो गया तो यहाँ पर आके ये कम हो जाएगी, बिल्कुल कम ही होगी, क्योंकि हमें मालूम है दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तो ये डिस्टेंस बिल्कुल 20 एंगस्ट्रॉम ही रहेगी, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर। तो आपको लग रहा है यहाँ पर कम हो गई डिस्टेंस, लेकिन ये कम नहीं है बेटा, ये डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम ही रहती है। इस तरीके से नाइट्रोजन बेस अरेंज रहते हैं कि ये वाली डिस्टेंस दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की स्ट्रैंड्स हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम की रहती है। हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है घूमता हुआ, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, ये याद रखिएगा। तो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और हमने ये कहा कि एक चक्कर के बीच में, एक चक्कर जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इसके बीच में ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स, देखिए ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स लगे। तो एक नाइट्रोजन बेस पेयर ये है, एक नाइट्रोजन बेस ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? एक नाइट्रोजन बेस ये है, एक नाइट्रोजन बेस ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर एक चक्कर में, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जब हमने कहा कि ये हमने कल पढ़ा था कि एक चक्कर में या एक टर्न, कुछ भी कह लेते हैं, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स? 10 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी और पी, ऐसे लिखते हैं, BP, बेस पेयर। ठीक है, एक चक्कर में 10 बेस पेयर होते हैं। तो हम निकाल लेंगे कि दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी क्या होगी। जब एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स हैं, है ना, और एक टर्न जो है यानी एक चक्कर बराबर होता है 34 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो गई? दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा? डिवाइड कर लीजिए। जब एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का है और एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स हैं, तो दो बेस पेयर्स की दूरी कितनी हो गई? 34/10 कर दीजिए, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई। 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई एक बेस पेयर की बीच की दूरी। ठीक है, ठीक है बेटा। एक चक्कर में 34 एंगस्ट्रॉम है, एक टर्न बराबर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? 34/10। और ये एक चक्कर में 10 बेस पेयर होते हैं। एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का है और एक चक्कर में 10 बेस पेयर है, डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब इम्पोर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, एक चक्कर में 10 बेस। तो वाटसन और क्रिक ने ये बताया था अपने रूल में। ठीक, बात समझ में आ रही है? वाटसन और क्रिक ने जो अपना मॉडल बनाया, वो मॉडल एक्चुअली मैं आपको पहले ये बता दूँ, ये आपको समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना, क्या क्या याद रखना है वाटसन क्रिक के मॉडल में? एक बार फिर से देख लेते हैं। वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग, वाटसन और क्रिक के अनुसार DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी एक स्ट्रैंड 3 to 5 एंड होगा तो दूसरा वाला स्ट्रैंड 5 to 3 एंड वाला होगा। क्यों होगा ये आपको बताया मैंने। दूसरा, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है एक चक्कर के बीच की दूरी, या पहले ही आप ये सोच लीजिए कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है चक्कर में, ठीक है ना,
और एक चक्कर में 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स होते हैं और 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इतना बताया था। और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स पर नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री अभी हम समझेंगे बेटा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री अभी हम लोग समझेंगे। और एक टर्म बराबर 360 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, डीएनए के जो टाइप होते हैं, डीएनए के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए डीएनए होता है एक तो, ए डीएनए, डीएनए के प्रकार ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, ए बी सी और डी डीएनए होता है और एक होता है जेड बी एन ए। ठीक है ना, डीएनए के टाइप है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। वॉटसन और क्रिक ने जो बताया वो ये है। वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल था वो जेड डीएनए का है। वॉटसन क्रिक का मॉडल जेड डीएनए का है। वॉटसन एंड क्रिक ने जेड डीएनए का मॉडल बताया था, ठीक है ना, जो कि एक ये जेड डीएनए जो है, ये जेड डीएनए बेटा एक राइट हैंडेड डीएनए है, यानी कि क्लॉकवाइज डीएनए को ही बताया था इन्होंने। वॉटसन क्रिक का जो जेड डीएनए है ये एक राइट हैंडेड डीएनए है, यानी कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है शायद, एक मिनट, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस तरीके से घुमाव इसका, इस तरीके से, इस तरीके से घुमाव, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अभी हम और डीएनए समझेंगे। हमने ये देखा है कि वॉटसन क्रिक का मॉडल जो है वो जेड डीएनए का मॉडल बताया था उन्होंने, और ये कैसा है? राइट हैंडेड डीएनए है, क्लॉकवाइज डीएनए, जो क्लॉकवाइज डीएनए होता है, ठीक है। ये वॉटसन और क्रिक के मॉडल में आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बेटा। तो आपने अब ये देखा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जो शुगर है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं डीएनए की, बैकबोन बनाते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये बैकबोन ही तो शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस तो बीच में जुड़े हैं। शुगर और फॉस्फेट क्या बनाते हैं? बैकबोन बनाते हैं। और नाइट्रोजन बेस क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन बेस ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज, पुल। नाइट्रोजन बेस क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं दोनों को जोड़ने का। बात समझ में आ गई बेटा? देख लीजिए आराम से, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वो समझ लेना बेटा, ठीक। ये हमने समझा कि डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल क्या होता है। आपको सारी चीज़ों को समझना है, डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस पेयर्स कौन से होते हैं? ए के साथ टी जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ, और सी के साथ जी जुड़ा रहता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये होता है डीएनए में, ठीक है ना बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पढ़ा क्या? ये हमने पढ़ा डीएनए का स्ट्रक्चर, किसके बेस पर? ये वॉटसन क्रिक का मॉडल। चलिए अब दूसरी चीज़ देखते हैं जरा, ठीक है। समझ में आया वॉटसन क्रिक मॉडल बेटा? इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को याद रखना है आपको। जो डीएनए होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही है, आपको मालूम है। डबल
स्ट्रैंडेड डीएनए, इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ध्यान रखिएगा, हर जगह ऐसे लिखा था। सिंगल स्ट्रैंडेड को एस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड को DS डीएनए। आरएनए जो होता है, आरएनए ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और कभी कभी आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो सिंगल स्ट्रैंडेड को SS बोलते हैं, ज़्यादातर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो DS बोलते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड, DS और SS ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझने जा रहे हैं बेस पेयर रूल्स। 2 रूल समझेंगे, बेस पेयर रूल और 4 ग्राफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस पेयर रूल, बेस पेयर रूल यानी कि नाइट्रोजन बेस पर, तो हमें मालूम है कि प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के साथ पेयरिंग करती है, पेयरिंग करती है, यानी कि A हमेशा T के साथ आएगा और C हमेशा G के साथ आएगा। ये और ये प्यूरीन है और ये पेरिमिडीन है, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, अगर हमारे पास, अगर हमें ये पता है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर ये सारे नाइट्रोजन बेस है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस हम अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने कहा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये मैंने डीएनए का एक स्ट्रैंड बना लिया, सपोज मैंने ये 3 to 5 वाला है ना, ये आप समझ चुके हैं। तो दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या होगा, जब ये 3 to 5 है तो ये 5 to 3 एंड का होगा। अब इस पर हमने कहा कि जो 3 एंड वाला स्ट्रैंड है, जो 3 एंड का है, इस पर जो बेस पेयर्स हैं, हमने कहा ये A T C G C A, ये लिख दिए मैंने। हमने कहा इस वाले 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर ये बेस पेयर्स हैं। आपको हमने कहा बताइए 5 एंड 5 to 3 वाले पर कौन से बेस पेयर्स होंगे, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हमेशा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि A के सामने T होगा, T के सामने T किससे जुड़ता है, A से। जब A T से जुड़ता है तो T A से जुड़ेगा। C किससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे G होगा, G फिर आ गया, G किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ जुड़ेगा, C किसके साथ जुड़ेगा, G के साथ जुड़ेगा। यहाँ A है तो इस वाले स्ट्रैंड पर T होगा, हमेशा याद रखते हैं इसको। तो एक स्ट्रैंड का अगर बेस पेयर आपके पास है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड के बेस पेयर आप अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही होते हैं। बात समझे ना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर सपोज हमने ये लिखे होते तो आप ये लिख देते, क्योंकि A के सामने हम चलिए, जैसे यहाँ T है तो आपको मालूम है A आएगा, यहाँ A है तो T आएगा, G के सामने C आएगा, C के सामने G आएगा, G के सामने C आएगा और T के साथ में A आएगा। ये कहलाता है बेस पेयर रूल, ये कहलाता है बेस पेयर रूल, यानी पिरिमिडीन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही बेस पेयरिंग करती है। पिरिमिडीन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही बेस पेयरिंग करती है। क्यों, ये बता देते हैं आपको। इसीलिए क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम ही रहती है। तो इस दूरी को बराबर रखने के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था जो प्यूरीन होती है, यहाँ आपको अलग से बता देती हूँ, जो प्यूरीन होती है, प्यूरीन के पास बेटा डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है ना प्यूरीन तो इस तरीके का, और जो पायरिमिडीन
ये बताया मैंने आपको, पायरिमिडीन तो मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, सपोज इसको मैंने यूं बना दिया, तो जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी बराबर होती है, चाहे ये घूमेगा या कैसे भी, ये दोनों बीच की दूरी बराबर होती है। तो अगर इधर मान लीजिए ये 2 रिंग किसकी है, प्यूरिन की, तो यहाँ पर 1 रिंग, तो 3 रिंग हो, कुल मिलाकर दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में 3 रिंग करनी है, 4 नहीं हो सकती हैं। बात को समझे? क्योंकि अगर सपोज ऐसा होता है कि प्यूरिन के साथ पेयरिंग करती, मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है कि प्यूरिन के साथ ही पेयरिंग करेगी, तो भाई प्यूरिन के पास तो 2 रिंग हैं। सपोज मैंने ये एडेनिन बना दिया और एडेनिन की पेयरिंग सपोज ग्वानिन के साथ हो रही है, तो ग्वानिन जो है, ग्वानिन के पास तो, ग्वानिन भी प्यूरिन है, तो ग्वानिन के पास भी 2 रिंग होंगी, तो ये तो 4 रिंग हो गई। और पिरिमिडीन के पास तो 1 ही रिंग है। तो सपोज अगर ये साइटोसिन होता है ना, और ये साइटोसिन होता और ये थायमीन होता, तो ये 2 रिंग है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 4 रिंग, एक साथ 4 रिंग हो जाती और यहाँ पर 2 रिंग, तो क्या ये डिस्टेंस बराबर की रहती? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रह सकती, कभी नहीं रह सकती। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी को बनाए रखने के लिए ही ये स्ट्रक्चर है कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में 3 ही रिंग रहेंगी, चाहे तो 1 इधर और 2 इधर, चाहे तो 2 इधर और 1 इधर, लेकिन दोनों मिलाकर 3 ही रहेंगी। बात को समझे? 1 इधर यानी कि यहाँ पर पिरिमिडीन है और ये हमने क्या बना दी, यहाँ पर प्यूरिन बना दी, यहाँ पर ये पिरिमिडीन बना देंगे प्यूरिन। तो कुल मिलाकर चाहे कैसे भी होगा, चाहे इधर पिरिमिडीन होगा, इधर प्यूरिन होगा, या इधर प्यूरिन होगा, इधर पिरिमिडीन होगा, लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में 3 रिंग ही होनी चाहिए। इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में 3 रिंग ही होनी चाहिए। इसीलिए प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही पेयरिंग करती है, क्योंकि पायरिमिडीन के पास 1 रिंग है और प्यूरिन के पास 2 रिंग है। मालूम है आपको ना, डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन का और उसका मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बात आपको बताई थी ना। तो ये याद रखना कि क्यों, आपको ये भी मालूम पड़ गया इससे कि क्यों ये बेस स्ट्रॉन्ग ही क्यों बराबर की रहती है। इसीलिए ही बराबर की रहती है क्योंकि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही पेयरिंग करती है। ठीक है, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही पेयरिंग करती है, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। बात समझ आ गया था? ये हुआ बेस पेयर रूल। क्या हुआ ये? बेस पेयर रूल। ठीक, चलिए अब हम दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल समझने जा रहे हैं, जिस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हुआ बेस पेयर रूल। अब हम लोग दूसरा समझने जा रहे हैं, 4 ग्राफ रूल। हिंदी में लिख देते हैं 4 ग्राफ, 4 ग्राफ्स रूल। 4 ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम था। तो 4 ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग चारगाफ ने क्या कहा? चारगाफ के अनुसार डीएनए में, चारगाफ के अनुसार डीएनए में हमेशा टी यानी थायमीन, ए हमेशा थायमीन के बराबर होता है तथा सी हमेशा, सी यानी साइटोसिन, जी ग्वानिन के बराबर होता है। यानी कि ए बराबर टी होता है, बराबर का साइन है, बॉन्ड नहीं बनाया है मैंने, ये बॉन्ड नहीं है, बराबर ए बराबर टी होता है और सी बराबर हमेशा जी होता है, सी बराबर हमेशा जी होता है। उन्होंने ये भी कहा
चारगाफ ने यह भी कहा, चारगाफ ने यह भी कहा कि A अपॉन टी इज इक्वल टू 1 होता है। A अपॉन टी बराबर हमेशा 1 होता है, यानी कि A और T की जो मात्रा है, A और T की जो क्वांटिटी है वो हमेशा बराबर होती है और C और G की क्वांटिटी हमेशा बराबर होती है। और A अपॉन टी बराबर हमेशा 1 होता है और C अपॉन G बराबर हमेशा 1 होता है। ये याद रखना, ये चारगाफ रूल है। चारगाफ के अकॉर्डिंग A हमेशा T के बराबर होता है। T के बराबर का मतलब है कि जितने A होंगे उतने ही T होंगे किसी DNA में, और जितने C होंगे उतने ही G होंगे। ये चारगाफ रूल है। और उन्होंने ये भी कहा कि A अपॉन टी बराबर 1 होता है और C अपॉन G बराबर हमेशा 1 होता है। जैसे कि सपोज हमने ये DNA बनाया, सपोज हमने ये DNA बनाया और हमने यहाँ पर A स्ट्रैंड्स बना ली ना, ये 3 to 5 वाले स्ट्रैंड्स, ये 5 to 3 वाले स्ट्रैंड्स, C 1 के साथ, A के साथ E और C के साथ G, ऐसे बना लिया। तो अब आप ये देखिए, ये जो DNA हमने यहाँ पर बना लिया, ये देखिए इसमें A कितने हैं, इस DNA के अंदर A कितने हैं, 1 2, A कितने हैं 2, और T कितने हैं 1 और 2, T भी कितने हैं 2, तो A अपॉन टी कर दीजिए, A अपॉन टी करिए 2/2 बराबर 1 आ गया ना, A अपॉन टी बराबर 1। A कहा था चारगाफ में, ऐसे ही होता है क्योंकि A और T हमेशा बराबर होते हैं। सेम ऐसा ही C और G के लिए कर सकते हैं, सेम ऐसा ही C और G के लिए होता है। तो चारगाफ रूल ये है, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग A हमेशा T के बराबर होता है, C हमेशा G के बराबर होता है, और A अपॉन टी बराबर 1 के बराबर होता है और C अपॉन G बराबर 1 होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है देखिए, ये समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन लिख दूँ, ठीक, देख लीजिए इसको। और ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं, चारगाफ रूल का क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ये एनसीईआरटी में भी एक चारगाफ रूल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैसा पूछा जाता है। एक दिए गए डीएनए में यदि, एक दिए गए डीएनए में यदि A इज इक्वल टू 20% है, एडिंग इन है 20%, तो लगा A 20% है, तो C की परसेंटेज बताइए, C की परसेंटेज बताइए। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, C की परसेंटेज क्या होगी, C की परसेंटेज बताइए। डीएनए है उसमें A की परसेंटेज 20% है, तो C की परसेंटेज बताइए। कैसे निकालेंगे भाई? चारगाफ ने तो बताया था कि A बराबर T होता है, तो जब A 20% है तो T भी तो 20% हो जाएगा। चारगाफ में यही तो होता है, A बराबर T होता है, तो हमने कर दिया A अगर 20% है तो T भी तो 20% होगा, ठीक है। तो 20% मिलाकर टोटल कितना हो गया 40%, 20 और 20 मिलाकर 40% हो गया। बाकी कितना बचा, कितना बचा, 100 में से 40 को माइनस कर दो तो कितना बचा 60%। इसका मतलब 60% क्या होगा, 60% होंगे G और C, G एंड C 60% होंगे। और हमें ये भी मालूम है G और C बराबर होते हैं, तो बराबर कर दीजिए, 60 दोनों में डिवाइड कर दीजिए, 30 आ गया। यानी कि G बराबर 30% होगा तो C बराबर भी 30% होगा। ये हमारा आंसर है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बस ऐसे कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन में दिया है A बराबर 20%, कुछ भी दे सकते हैं आप, अपने आप कर लीजिएगा उसको, क्योंकि आपको मालूम है A हमेशा T के बराबर होगा और C हमेशा G के बराबर होगा। अगर C दिया है तो G आप अपने आप कर लेंगे, या कोई दूसरा दिया है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास A दिया हुआ था
तो हमें मालूम है जब ए दिया तो टी भी तो नहीं होगा, ए और टी तो निकल गया इसमें से 40%, बाकी बचा 60%। 60% को जी और सी में डिवाइड कर दिया 30%, 30% सी और 30% जी हो गया 60%, टोटल मिला के 100% हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, ये है चारगाफ रूल पर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है ये, चारगाफ रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चारगाफ रूल के बाद बेटे यहाँ तक करिएगा, आप लोग अच्छे से खूब प्रैक्टिस करिएगा इसकी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करिएगा खूब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो पूरी जेनेटिक्स में काम आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स।